तकरीबन 3 बजे लोकेश जी का फ़ोन आया कि 1 घंटे में तैयार रहना, मैं आ रहा हूँ लेने। ऊपर नहीं आऊँगा, लेट हो गए तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। मैंने बोला नीचे ही मिलूँगी। तैयार होकर वो ही गहने पहन लिए जो होटल में पहने हुए थे, ये सोचकर कि माँ नाराज़ ना हो जाए। अपने कपड़े और जो गहने थे वो भी रख लिए। मैंने कुछ पैसे और अपने कान के जो मैंने शायद ही कभी पहने थे वो नंदा को दे दिए, और साड़ी तो पहले ही मैं दे चुकी थी। नंदा ये पैसे रखो, सामान ले आना जिसकी ज़रूरत हो, और तुम अपने लिए रोज़ सब्जी दाल जो खाना हो ज़रूर बनाना, क्योंकि दिन में खाना तुम्हारे साथ खाऊंगी रोज़। मैं तैयार थी। मैंने अपने कारीगरों को भी बता दिया कि काम को आपस में अच्छे से मैनेज करना है, और अंजलि को भी शाम की शिफ्ट का काम समझाकर जाने को कहा। सब लोग आराम से काम करते रहते हैं, पर फिर भी चिंता तो रहती ही है ना। लोकेश जी सचमुच ऊपर नहीं आए। नंदा ने मेरा सूटकेस कार में रखा और हम घर की ओर चल दिए। रास्ते भर बातें होती रही और कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। रास्ते से मैंने मिठाई लेने को कहा तो वो बोले बहुत सारी मिठाई रखी है घर पर, सीधा घर चलते हैं, मम्मी इंतजार कर रही होगी। उनकी बात माननी पड़ी और हम घर आ गए। गेट फूलों से सजा हुआ था और गेट से लेकर घर की चौखट तक फूल बिछे हुए थे। बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ और अविश्वसनीय भी। चौखट पर गृह प्रवेश की तैयारी हो रखी थी। माँ और केयर टेकर, जिन्हें लोकेश जी ममता कह रहे थे, मेरी आरती उतार रहे थे। कलश को गिरा मैंने अपना पैर अंदर आलता के थाल में रखे। वहाँ सफ़ेद चादर बिछी थी। मैं उस चादर पर पैर रखती हुई अंदर चली गई। अंदर माँ ने अपने पास सोफे पर बिठाया। तब तक चाय नाश्ता आ गया। माँ ने बताया कि दोनों बड़े भैया और उनका परिवार डिनर पर आने वाले हैं तुमसे मिलने। तुम चाय पीकर आराम करो, जब सब आएंगे तब तैयार होकर आ जाना। लोकेश जी के साथ मैं रूम में आ गई। रूम बहुत बड़ा था और सब कुछ मौजूद था वहाँ। टीवी, फ्रिज और सोफ़ा, बड़ा सा बेड, कमरे में हल्के क्रीम कलर की दीवारें थीं और छत पर चारों कोनों में छोटे छोटे झूमर लगे थे। एक पूरी दीवार में अलमारियां बनी हुई थी और एक कोने में ड्रेसिंग रखा था। एक छोटा सा स्टोर भी बना हुआ था जिसमें सूटकेस वगैरह रखे हुए थे। सब कुछ बहुत ही सुंदर सपना सा लग रहा था। मैं जो घर से अपना सामान लाई थी वो मुझसे पहले ही कमरे में आ गया था। मैंने अपने सारे गहने उतारे और लोकेश जी को दे दिए। लोकेश जी ने अपनी अलमारी खोल कर दिखाई और उसके अंदर बना लॉकर भी दिखाया और चाबी कौन सी है बताई, और ये भी कि उनकी ये चाबी कहाँ रखी रहती है। उनके लॉकर में वो सब तोहफे थे जो बड़ी भाभीयों ने मुझे दिए थे, और वो भी जो मुझे लोकेश जी की मम्मी ने दिए थे। मैं कपड़े बदल कर आ गई तो लोकेश जी बेड में लेटे कोई किताब पढ़ रहे थे। मैं सोफे पर बैठने लगी तो वो बोले इधर बेड पर आकर बैठो। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। रात को सब आ रहे हैं तो परेशान तो नहीं होना तुम? नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस मैं उन्हें ठीक से जानती नहीं तो सोच रही हूँ कि कैसे बात करनी चाहिए। दोनों भाभी को क्या कहूँ, भाभी या दीदी, क्या अच्छा लगेगा, बस यही सब सोच रही हूँ। ठीक है तो मैं बताता जाता हूँ, तुम ध्यान रखना। सबसे बड़े जतीन भाई हैं और बड़ी भाभी का नाम काजल है जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, और भाई का काम ज्वेलरी का है। उनसे छोटे भाई का नाम प्रीतम है और भाभी ज्योति है। भाभी बेंगलोर से हैं और भैया का काम भी पापा वाला ही है, उनका शोरूम यही है। पर ट्रैफिक देखते हुए दोनों भाई हमसे अलग रहते हैं। पापा का साड़ी लहंगे का काम है और प्रीतम भैया का जेंट्स वियर का है। दोनों भैया सिंपल हैं, पर मेरी भाभियाँ एकदम टिप टॉप रहती हैं। बड़े भैया के 2 बच्चे स्वाति और संयम हैं, स्कूल में हैं, और छोटे भाई के बच्चे तन्वी और तन्मय हैं जो अभी छोटी क्लासेस में हैं। दोनों भाभियों के घर में कुक है तो उनसे खाने की बातें भूल कर भी मत करना। मैं उनकी बातें सुनकर हंस दी। आज हमारे यहाँ खाना कौन बना रहा है?
जब से मम्मी बीमार हुई है तब से हम भी कुक के हाथ का खाना खा रहे हैं। उनसे ही माँ खाना बनवाती है अपने तरीके से। अब तुम आ गई हो तो दिन में एक बार तुम खाना बनाओगी तो अच्छा लगेगा हम सबको। मैं बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो हर बात कितनी सहजता से कह रही हैं, जिसमें ऑर्डर कहीं नहीं, बस रिक्वेस्ट थी। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम घूमने कहाँ जाना पसंद करोगी? लोकेश जी, अभी घूमने नहीं जाएंगे, मुझे थोड़ा काम ख़त्म करना है, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, जब फ्री हो जाओ तो बताना, फिर प्रोग्राम बना लेंगे। लोकेश जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। आपने या माँ पापा ने ये जानना नहीं चाहा कि मेरा तलाक क्यों हुआ? आम तौर पर तो लोग ज़रूर पूछते हैं और डिवोर्सी लड़की की ही कमियां मानते हैं। फिर आप लोगों ने कुछ नहीं पूछा, क्यों? लोकेश जी फिर मुस्कुरा दिए और बोले, आध्या, सब आम तौर पर क्या करते हैं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। फिर तुमने भी मेरी वाइफ के बारे में नहीं पूछा तो तुम्हें नहीं जानना था कुछ? वो इस दुनिया में ही नहीं रही, इसलिए क्या जानना रह गया? मेरा जवाब सुनकर लोकेश जी बोले, पापा तुम्हें तुम्हारे तलाक से पहले से जानते हैं। उन्हें तुम अच्छी लगी और हमेशा तुम्हारी तारीफ सुनी उनसे, और तुम्हारे काम की फ़ैन तो मम्मी भी है। तुम्हारा डिवोर्स हो गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा था। वो तुम्हारी बहादुरी की तारीफ अक्सर करते और तुम्हारे बिजनेस स्किल के भी कायल हैं। तुम्हें याद नहीं होगा, पर एक बार जब तुम डिलीवरी देने आई थी तो मैं भी वहाँ बैठा था। पापा और तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम्हारे जाने के बाद पापा ने बताया कि यही आध्या है। मुझे तुम्हारा खुद को कैरी करना अच्छा लगा। मेरी पहली वाइफ सुहासी बड़ी भाभी की चाचा जी की ही बेटी थी। मैं बहुत सिंपल वाइफ पसंद करता हूँ और वो मुझसे बिल्कुल अलग थी। पर हम दोनों में कभी इस बात को लेकर अनबन नहीं हुई, क्योंकि वे अपने दोस्तों और दीदी के साथ घूम फिर लेती थी। शायद बिजनेसमैन की बेटी होने की वजह से वो समझती थी कि काम में आदमी बिजी रहते हैं। वो ऐसे ही कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने गई थी, जैसे कि पापा ने भी बताया होगा। वो शॉपिंग करके आ रही थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ। सिर्फ 6 महीने की शादी में हमें साथ रहने का मौका कम मिला। बस ज़्यादातर सुबह मुलाकात होती थी और फिर सीधा रात को। 6 महीने में 1-2 महीने तो उसने मायके में ही बिता दिए। उसके जाने का दुख बहुत हुआ था, पर हम सच्चे मन से कभी ठीक से जुड़ ही नहीं पाए थे। उसको मेरी सरकारी नौकरी खास पसंद नहीं थी, पर पिताजी की वजह से हम इतने लेविशली रह रहे हैं और सोसाइटी में हमारा स्टेटस है, वरना मैं तो एक डॉक्टर ही हूँ जिसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कहकर वो मुस्कुरा दिए। मैं न तो आप जितनी एजुकेटेड हूँ और न ही हमारा स्टेटस मैच करता था। फिर मैं आपको पसंद कैसे आ गई? मैंने झट से दूसरा सवाल पूछ लिया। आध्या, मैं बहुत साधारण सा इंसान हूँ और मुझे तुम्हारी सादगी पसंद आ गई। तुम्हारा कॉन्फिडेंस और समझदारी मुझे भा गई, और ऊपर से तुम खाना भी इतना अच्छा बनाती हो। वो मुझे देखकर हंसते हुए बोले तो मैं भी हंस दी। अब तुम बताओ आध्या, मैं तो सांवला हूँ और तुम इतनी सुंदर, तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया? आप में पेशेंस बहुत है और पर्सनैलिटी में ठहराव है। मुझे आप मेरे पिताजी से मिलते जुलते लगे, इसलिए पसंद आ गए। बहुत अलग सा जवाब दिया है तुमने। बस यही छोटी छोटी तुम्हारी बातें मुझे हमारी 2 मुलाकातों में ही भा गई, और अब हम साथ हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। किसी ने डोर नॉक किया तो लोकेश जी ने खोला तो ममता जी अंदर आ गई। उनके हाथ में कुछ सामान था। ये सामान बहू जी आपके लिए है, आप तैयार हो जाइए। पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी, उस पर मुकेश का काम किया हुआ था। उस समय मुकेश का बहुत फैशन था, साथ में हल्का सा सेट था। मैं जल्दी से तैयार हो गई और मेरे बाद लोकेश भी चेंज करके आए और हम दोनों नीचे चले गए। माँ की पसंद बहुत अच्छी है, ये तो मैं समझ गई थी। दोनों भाभी और बच्चे तो 7 बजे ही आ गए और दोनों भैया सीधा अपने काम से 9:30 बजे आए। पापा भी अब तक आ गए थे। डिनर के साथ साथ बातें भी कर रहे थे।
बिजनेस, हमारा घूमना और मेरा काम सब डिस्कस हो रहा था। दोनों भाभी बड़े घर की बेटियां हैं तो उनके नखरे भी उसी तरह के ही थे। मैं उनके स्टैंडर्ड की नहीं हूँ, ये तो मैं शुरू से ही जानती थी, और जो जानना बाकी था वो उन्होंने हर बात में जता दिया था। मुझे खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये सब मैंने पहले भी बहुत देखा है। बड़ी भाभी थोड़ी इमोशनल हो गई क्योंकि उनकी बहन की जगह मैं अब लोकेश जी के साथ हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए सुहासी की तरह हो, और साथ में सुहासी के गुणों को भी बताना नहीं भूली। छोटी भाभी इंग्लिश में बात कर रही थी, मैं चुप करके बैठी थी। उनका कहना कि सॉरी आध्या को समझ नहीं आया होगा, मुझे याद नहीं रहा कि अब हमारे बीच तुम हो। मैंने लोकेश जी की तरफ देखा तो उन्होंने मेरा हाथ पर हाथ रख दिया। थैंक्स फॉर योर कंसर्न एंड यू आर सो स्वीट भाभी। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश देन प्लीज़ कंटिन्यू। मेरी बात सुनकर वो झेंप गई और माँ खुश होकर मेरी तरफ देखने लगी। माफ़ करना आध्या, ज्योति को तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। प्रीतम भैया ने भाभी की तरफ से माफ़ी मांगते हुए कहा। नहीं भैया, माफ़ी मांगने की कोई बात ही नहीं है। भाभी जी ने मेरे कंफर्ट को ध्यान में रखकर कहा है। रात को बहुत देर हो गई थी तो सब यहीं रुक गए। सुबह दोनों भाई यहीं से काम पर चले जाएंगे और भाभी और बच्चे सुबह नाश्ता करके चले जाएंगे। सोच सब सोने के लिए चले गए। मैं, लोकेश जी, माँ और पापा रह गए। आध्या को अंग्रेजी भी आती है, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। माँ पापा की तरफ देखकर कह रही थी। पापा कह रहे थे, मुझे भी नहीं पता थी ये बात तो। जी पापा, दरअसल आपसे बात करते हुए ज़रूरत ही नहीं लगी इंग्लिश बोलने की, इसलिए आपको नहीं पता चला। अच्छा बेटा, सुबह 8 बजे तक तैयार होकर नीचे आ जाना। कल तुम्हें किचन में कुछ मीठा बनाना है पहली बार। ठीक है माँ, मैं आ जाऊँगी। हम लोग अपने रूम में आ गए। लोकेश जी ने मुझे मेरी अलमारी दिखाई। उसमें काफ़ी सारी साड़ियाँ, सूट, नाइट वियर, टॉवल और गहने रखे हुए थे। ये सब तुम्हारा है तो तुम अब जो मर्जी पहनो। यहाँ सलवार सूट स्कर्ट जो मर्जी पहनो, कोई मना नहीं है। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, और जब इतना परफेक्ट होता है तो डर लगना भी वाजिब है। मैं नाइटी लेकर बाथरूम में चली गई, चेंज करके आई। तब तक लोकेश जी भी चेंज कर चुके थे। मैं बेड पर बैठ गई। भाभी को जवाब तो दे दिया था, पर सोच रही थी कि लोकेश जी क्या सोच रहे होंगे। सोच कुछ और बात क्या बोलूं, सोच वही पूछ लिया। मुझे भाभी जी को ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था ना, कह मैं उनके चेहरे के भाव देखने लगी, पर वो हमेशा की तरह सहज ही दिख रहे थे। आध्या, तुमने पहली ही बार में उन्हें जवाब देकर सही किया। उनका तरीका भी ठीक नहीं लगा मुझे, पर उन्हें टोक नहीं पाया। फिर सोचा तुम ही कहो तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं तो जानता था कि तुम्हें इंग्लिश आती है। तुम्हारे घर में इंग्लिश मैगजीन और बुक्स देखी थी मैंने। मैं भी सब कुछ पीछे का छोड़ देना चाहती थी। लोकेश जी, मैं 8वीं तक पढ़ी थी जब मेरी शादी कर दी गई। बस 15-16 साल की उम्र में मेरे पति ने मुझे पढ़ाया। उनका कहना था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो अपने दोस्तों और क्लाइंट से मुझे नहीं मिला सकते थे, क्योंकि उन्हें शर्म महसूस होती थी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो मैंने दिन रात एक कर दिया इस भाषा को सीखने में। केशव भैया, दीपाली दीदी और मीनल दीदी सब ने मेरा बहुत साथ दिया। जब इस लायक हो गई तब हमारा तलाक हो गया। वजह वही कि शादी बेमेल है। उनके मेंटल स्टेटस से मैं मैच नहीं करती। मुझे ज़रा भी दुख नहीं हुआ इतनी साल की शादी के बाद उसके टूटने का, क्योंकि हम में किसी भी तरह का कोई रिश्ता कभी ठीक से बन ही नहीं पाया। अच्छा है ना आध्या, अगर तुम्हारी शादी टिकी रहती तो तुम मुझे कैसे मिलती। मुझे आज तुम पर प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरी बीवी हो, कहकर उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उस रात हम दोनों ने ही अपनी पिछली ज़िंदगी को कभी पलट कर न देखने का वादा कर नई ज़िंदगी की शुरुआत की। आखिर मुझे उस रात वो सब मिला जो मैं चाहती थी। बहुत खूबसूरत रात थी वो, जिसकी याद आज भी ज़हन में तरोताज़ा है।
अगली सुबह की खूबसूरत शुरुआत के लिए हम कब सो गए पता ही नहीं चला। सुबह मैं अपने टाइम पर उठ गई तो लोकेश जी बोले, इतनी जल्दी उठकर क्या करना है, सो जाओ कुछ देर। मेरी नींद अपने टाइम पर अपने आप खुल जाती है तो दोबारा आएगी नहीं। आप सो जाइए, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। मैं नहा धोकर तैयार हो गई। तब तक लोकेश जी भी उठ गए और वॉक पर चले गए। मैं नीचे गई तब तक 6:30 ही बजे थे। मैं मंदिर में पूजा करने चली गई। वहाँ पूजा के लिए फूल टोकरी में ममता रख रही थी। मैं पूजा करके किचन में चली गई। वहाँ कुक का हेल्पर चाय बनाने की तैयारी कर रहा था। तुम मुझे सामान बता दो, सब चाय मैं बना देती हूँ। आप नई दुल्हन हैं, आप आराम कीजिए, मैं बना लाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम सागर है। सागर, तुम मुझे बता दो कि माँ और पापा कैसी चाय पीते हैं? जी वो फीकी चाय पीते हैं। आपके छोटे मालिक वो अभी वॉक से आएंगे तो नींबू पानी शहद के साथ लेंगे। दोनों भाभी और साहब कॉफ़ी पीते हैं सुबह उठते ही। ठीक है सागर, मैं माँ और पापा के लिए चाय बना रही हूँ, तुम देकर आओ। मैंने चाय बनाकर भेजी और तब तक दोनों भैया और भाभी की कॉफ़ी तैयार हो गई। वो आया तब तक तैयार कॉफ़ी मैंने उसे दे दी। उसने झटपट ट्रे ली और चला गया। फिर मैंने अपने लिए चाय रख दी। सागर आया और नींबू पानी बनाने लगा। आप भी लॉन में चलिए, सब वहीं बैठे हैं। मैं चाय लेकर जाने लगी तो बोला, आप चलिए, मैं लाता हूँ। माँ पापा और लोकेश जी बैठे हैं। मैंने माँ पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और एक चेयर पर बैठकर चाय पीने लगी। आध्या बेटा आराम से उठा करो, माँ ने कहा। माँ मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। मेरी बात सुनकर लोकेश जी बोले, माँ रहने दो, अच्छी आदत है। बस कल से ये भी वॉक करेगी, बाकी सब काम बाद में। पापा बोले, हाँ बेटा ये ठीक है, अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, बस आराम से रहो। जी पापा ठीक है। ममता बता रही थी कि तुमने पूजा भी कर ली, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी समय से तुम्हारे पापा ही कर रहे हैं, अब तुम किया करना। जी माँ आप चिंता ना करें, आज मीठे में हलवा बनाऊं या खीर? लोकेश जी बोले, हलवा बनाओ, मुझे और माँ को हलवा पसंद है। माँ पापा तो चाय फीकी पीते हैं, फिर मीठा कैसे खाएंगे? मैंने पूछा तो पापा ने बताया कि चाय तो वैसे ही फीकी पीते हैं, पर हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि मीठा ना खाएं। तुम हलवा बनाओ। ठीक है पापा, और ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा आज जो सब खा लें? लोकेश बोला, नाश्ता कुक बना लेगा, वैसे भी सबकी अलग अलग फरमाइश होगी। हम 3 लोग तो एक जैसा कर लेते हैं। आज बच्चे हैं और भाई लोग भी हैं, तो तुम हलवा बना दो बस। माँ की जगह लोकेश जी ने जवाब दिया तो माँ बोली, बेटा लोकेश ठीक कह रहा है, फिर भी तुम्हारा मन है तो आलू के पराठे बना लो। हम तीनों और तुम्हारे दोनों जेठ भी खा लेंगे दही के साथ। दोनों बाकी सब जो कहेंगे वो बन जाएगा। पापा और सबका टिफ़िन भी तैयार होगा, उसके लिए कुक को सब बता दिया है, और तुम भी अपना खाना लेकर जाना। मुझे तो लग रहा था कि मना करेंगे 1-2 दिन काम पर जाने से, पर माँ तो मेरा हर काम आसान करती जा रही है। मैं किचन में आ गई और सागर को आलू उबालने के लिए रखने को कहे किचन में कहाँ क्या रखा है देखने लगी। तब तक कुक भी आ गया। शायद माँ ने उसे सब बता दिया होगा, इसलिए उसने हलवा बनाने का सारा सामान निकाल कर रख दिया। मैडम आप ही बनाएंगी या मैं बना दूँ? नहीं मैं बना लूँगी, मैंने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। वो सबके लंच पैक करने के लिए सब्जियां काट रहा था और मैं हलवा बनाने में जुट गई। हलवा बनने तक आलू भी उबल गए जिन्हें सागर छील रहा था। माँ ने 8 बजे नीचे बुलाया था, उस हिसाब से मैं सोच रही थी कि सब आते ही होंगे ब्रेकफास्ट के लिए। माँ और पापा सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर आए। लोकेश जी और जेठ जेठानी भी आ गए, बस बच्चे अभी उठे नहीं थे। मैंने हलवा बाहर भिजवाया और उबले आलूओं को मैश करके उसमें मसाले डालकर सब तैयार करके बाहर गई। ममता सबको सर्व कर रही थी, सब चुपचाप बैठे थे। मैंने दोनों जेठ जेठानी के पैर छूकर गुड मॉर्निंग कहा।
उन्होंने कहा कि आओ तुम भी बैठो, पर मैं अभी आती हूँ कह किचन में आ गई। मैंने एक कटोरी में हलवा मंदिर में भोग के लिए रखा था। कुक ने कहा कि आप यहाँ भी भोग लगा सकती हैं। एक छोटी सी अलमारी बनी हुई थी कोने में, उसमें भगवान जी की मूर्तियाँ भी थी। कुक ने बताया कि वो यहाँ पूजा करता है रोज, पर आज जल्दी जल्दी में नहीं कर पाया। मैंने वही भोग लगा दिया। सबके लिए आलू के पराठे बनाकर मैंने बाहर भिजवा दिए तो कुक बोला, मैडम बाकी के काम मैं कर लूँगा, आप भी सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लीजिए। मैं बाहर आ गई और सबको सर्व करने लगी। दोनों भाभीियों ने बस आधा आधा पराठा ही लिया। दोनों भैया और पापा बहुत तारीफ कर रहे थे हलवे और पराठे की। भाभियाँ भी सबकी हाँ में हाँ मिला रही थी। माँ और पापा ने मुझे शगुन में एक और सेट दे दिया। बड़े जेठ जेठानी ने डायमंड रिंग दी और छोटे जेठ जेठानी ने सेट दिया। ममता, कुक, सागर और बाकी साफ सफाई करने वाले स्टाफ को मैंने मुंह मीठा करने को कह दिया। कुक ने सबका लंच तैयार कर दिया था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।